Now, I request the director of this institution, Dr. K. Balaraju, to say a few words. I request Dr. K. Balaraju to come on the stage to speak a few words. PPT. Good morning, everybody. Good morning, everyone. Good morning, sir. याद है ना गुड मॉर्निंग वाला फंडा? अब तो आपको हैबिट हो गया है, तो 11th खत्म होने वाला है. आपको एक बार बोलना है गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है ना? लाइक गुड नाइट. Okay. And it's the first time we are assembling here like parents. यहाँ पे इससे पहले पेरेंट्स मीटिंग एकेडमी के अंदर हो रहे थे. आज हम यहाँ पे इस हॉल में एकत्रित है और जॉन सर का जोश देख के मुझे लग रहा है lot of energy already he has created. Amazing. Because energy is the secret of success. I always say energy and clarity. ये दो चीजें सक्सेस के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें हैं. एनर्जी हमेशा बरकरार होना चाहिए. So, आज का हमारा टॉपिक है बिकॉज से पेरेंट्स मीटिंग है तो पेरेंट्स यहाँ असेंबल हुए हैं बहुत सारे. तो आज हम बात करेंगे छोटे से एक टॉपिक के ऊपर, वो है रोल ऑफ ए कोच, टीचर एंड पेरेंट इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बाद छोटी सी एक्टिविटी होगी. उसके लिए यू हैव द शीट्स रेडी एवरीवन? हु इज सीइंग द शीट्स? द क्वेश्चन कैन आई गेट वन शीट? बस वो नया शीट है. Can I get one sheet here also? So before we do some activity to the parent, आज पेरेंट्स के लिए कुछ एक्टिविटी. इससे पहले कि पेरेंट्स की हम एक्टिविटी करें, थोड़ा सा हमें सेशन देख लेते हैं. शॉर्ट सेशन है. कौन शीट है? ओ ये शीट है. What is the role of a coach, a teacher and a parent in the life of a student? ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट अकेला रेस्पॉन्सिबल है उसके लाइफ के लिए. देख लेते हैं. फर्स्ट स्लाइड प्लीज. पहले हम बात करते हैं तीनों का एक कॉमन रोल क्या है. वो टीचर हो या कोई गाइड कोच जिसको हम बोलते हैं जो लाइफ में होते हैं, या फिर पेरेंट. इन सभी के लिए कुछ कॉमन बातें हैं जानना जरूरी है. यहाँ हमारे टीचर्स भी अवेलेबल है, सारे पेरेंट्स भी है, और आप में से टीचर या पेरेंट में से कोई बच्चे का बन जाता है गाइड या कोच, या फिर हमारे यहाँ मेंटोर्स भी हैं अलग से. इनका रोल क्या? सबसे फर्स्ट पॉइंट है बिलीफ सिस्टम. व्हाट इज बिलीफ सिस्टम? देखिए, हम सबको ऐसा लगता है कि जो आज हमारी सोच है, कुछ चीजों का हम विश्वास करते हैं, कुछ को हम विश्वास नहीं करते हैं. कोई बोलते हैं ना मैं इसको मानता हूं, मैं उसको मानता हूं, किसी को नहीं मानता. ये सारे जो मान्यताएं हमारे हैं, हमको लगता है ये हमारी सोच है, पर आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें हमारी सोच नहीं है. हमारी सोच बनाई गई डिपेंडिंग ऑन बचपन से हम किस माहौल में पले बड़े हैं, हमारे माता पिता क्या विश्वास करते थे और हमें क्या सिखाते थे, या हमारे दादाजी नानी जी ने किस प्रकार की कहानियां हमें बताई है, या हम घर पे टीवी के अंदर किस प्रकार के सीरियल्स देखते थे, मूवीज देखते थे. ये सभी चीजों ने, या स्कूल के अंदर टीचर्स ने क्या सिखाया था, फ्रेंड्स ने क्या बताया था, इतने सब लोगों ने जो प्रोग्रामिंग की है सालों से, जो इनपुट्स दिया है, उस इनपुट के आधार पर ही व्यक्ति का अपना सोच निर्माण होता है. किसी का खुद का सोच होता नहीं. उस माहौल जो भी इनपुट चाहते हैं वो इनपुट का ही खिचड़ी पकता है अंदर, और हमको लगता है ये मेरी सोच. तो ये बिलीफ जो हम करते हैं, कुछ चीजों को विश्वास करना ना करना, ये हमारा बिलीफ सिस्टम जो है बनाया गया है, समाज ने बनाया है. जिस माहौल में हम पले बड़े हैं उन्होंने बनाया. अब गुड न्यूज ये है, इस बिलीफ सिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं अगर आवश्यकता है तो. अगर हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमने बचपन से बनाया आज तक, जिन चीजों को हम मानते हैं नहीं मानते हैं, अगर वो बराबर है, अगर इससे हमारे जीवन में ग्रोथ होने वाला है,
तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, बरकरार रखना है, लगे रहना है। पर जब ऐसा लगता है कि बिलीफ सिस्टम गलत है और इस बिलीफ सिस्टम की वजह से मेरे लाइफ में ग्रोथ रुक रहा है, तो उस वक्त उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ के एक नया बिलीफ सिस्टम को निर्माण करने के लिए हमारी तैयारी होना चाहिए। वी शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर द चेंज। परिवर्तनशील होना जरूरी है आज के समाज में, आवश्यकता पड़ने पे। तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उससे ही हम बने हैं। अच्छा, हमारा क्या योगदान है सर इसके अंदर, बच्चों के लाइफ के अंदर? कैसे उनका बिलीफ सिस्टम को हम इन्फ्लुएंस करते हैं? बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। एक बार हमारे क्लास में कुछ बच्चे बदमाशी कर रहे थे, या है ऊपर वक्त हाथ, ठीक है ना, हाथ ऊपर वक्त सब देख लेंगे सिर्फ जब गुनगान होगा तब हाथ ऊपर करना, उठ के खड़ा हो जाना चेयर के ऊपर। कुछ बच्चे थे क्लास के स्पेसिफिक, बहुत बदमाशी कर रहे थे। तो हमारे कोऑर्डिनेटर और बाकी कुछ लोग आए, बोले सर हम परेशान हैं इन बच्चों से, क्या करें? हमारी मासूम कोऑर्डिनेटर्स है, सब लेडीज है ना, तो उसमें एक मासूम कोऑर्डिनेटर हमारी रो पड़ी, बोले सर मैं तंग हो गई लड़कों से। लड़के बोल दिया मैंने, मतलब सच निकल गया, आधा सच निकल गया। देवर बॉयज जो मुझ तक आए, बोले इसे तंग हो गए भाई, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, सुनते नहीं, कमेंट पास करते हैं, पीछे से कैसा कल्चर है ये वो कर देते हैं। मैं सुन रहा था पूरा, और मैंने बोला फिर आप लोगों को समझाया कि नहीं समझाया? बोले बहुत बार समझाया, हमने समझे नहीं, नाना सर ने भी समझाया समझे नहीं, इन्होंने भी समझाया समझे नहीं, कुछ नहीं हो सकता इनका। अच्छा ठीक है, तो फिर हम क्या करें? क्या इन बच्चों को क्लास से निकाल दे? नहीं ऐसा कहाँ बोल रही हूँ, तो फिर क्या करूं? उनको बुला के पिटाई करे, पेरेंट्स को बुलाए, बोले उसका हाथ दो क्या करने का है। तो मैं भी सोच रहा था कि क्या करूं, बिकॉज इन चीजों पे हम भी विश्वास करते हैं। बिलीफ सिस्टम, अगर हर एक जन थोड़ा बहुत बदमाशी चलता रहता है, इस एज में अगर बच्चे बदमाशी नहीं करे तो फिर क्या बूढ़े होने के बाद करेंगे? तो बदमाशी तो होना ही है। पर मान लीजिए उस बच्चे को हम बार बार सबने ये बोलना शुरू कर दे, तू बदमाश है, तू बदमाश है, तू बदमाश है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, इस सुधरने वाला नहीं है, तो क्या होगा बताइए? वो बच्चा उस बात को विश्वास कर लेगा। जो चीज को हम बार बार दोहराएंगे, जिस चीज को हम बार बार दोहराएंगे, आगे वाला व्यक्ति उसी चीज को विश्वास करता है। एक फेमस कहानी है इसके लिए, आपने सुना भी होगा, फिर सुनाता हूं। मुझे कहानी बोलना पसंद है, बच्चों को पता है। अब कब मुझे कहानी याद आ जाए तो मैं बोल देता हूं, छुपाता नहीं हूं कुछ। तो एक कहानी, एक समय एक ब्राह्मण थे, और वो ब्राह्मण ने अपने घर में बकरी पालने के लिए, वो उस टाइम मेला में बेचते थे, एक बकरी उन्होंने खरीदा और अपने कंधे बकरी को लेके आ रहे थे, और 3 चोर थे। उन्होंने सोचा हमें ये बकरी चुराना है इस ब्राह्मण से, और उसके बाद पता क्या करना है। तो चुराए कैसे? उन्हें एक प्लान बना, उनको पता है एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, उनको बिलीफ सिस्टम समझ में आ गया है। भले पढ़े लिखे नहीं थे पर उनको बिलीफ सिस्टम पता था। उन्होंने एक खेल खेला, पहले एक चोर गया ऐसे ही किसान की तरह, वो बोले ब्राह्मण आप ये क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण बोले क्या मैं कर रहा हूं? बोले आप एक ब्राह्मण होकर एक कुत्ते को अपने कंधे पे लेकर चल रहे हो? बोले अंधा हो गए क्या? ये कुत्ता नहीं है, बकरी है, बकरी देखो। अंधा हो गया, अरे नहीं ब्राह्मण दे, मैं देख सकता हूं ये कुत्ता है। थोड़ा झगड़ा हुआ उनका, फिर बोले नहीं ये बकरी है, मुझे पता है। थोड़ा आगे गए तो सोचे तो ये कुत्ता है कि बकरी है, थोड़ा चेक किया, ऐसे ऐसे गुदगुदाया, तो उससे क्या बोला, मैं नहीं भैया कुत्ता नहीं है, तो बकरी है, कंफर्म है, उसमें ही गड़बड़। कोई बात, आगे चलते रहे। दूसरा फिर चोर आया, उसने अरे ये क्या देख रहा हूं मैं, अरे कलयुग आ गया, कलयुग। क्या हो गया भाई, तुमने क्या देख लिया? अरे कलयुग आ गया, कलयुग अभी समझ में आया। बोले क्या हुआ? बोले एक ब्राह्मण ने एक कुत्ते को अपने कंधे पे लेकर चल रहा है, इससे घोर कलयुग और क्या हो सकता है? अरे बाप रे,
अब दूसरी बार जब इतना कन्विक्शन से ये बंदा बोल रहा है तो ये ब्राह्मण को भी शक होने लगा, ये सच में बकरी है कुत्ता है? फिर भी बोला नहीं मुझे पता है, मैं देख पा रहा हूँ भाई बकरी है और आवाज भी कर रही है, मैं तो अंडरस्टैंड ये कुत्ता कैसे हो सकता है नहीं। फिर उन्होंने कहा कि फिर भी हो जा जाने दो, क्यों रिस्क लेने का, कंधे पे रखते हैं नीचे ले लेते हैं। तो बकरी को नीचे ले लिया और हाथ से मतलब पकड़ चल रहे थे, बोले क्यों कंधे पे रखने का, भाई मिस्टेक कुत्ता हुआ तो। फिर तीसरा बंदा आया, ये ब्राह्मण ये क्या कर रहे हैं? मैंने तो सुना था कलयुग में ऐसा होगा जब लोग गाय छोड़े कुत्ता पालेंगे। आप कुत्ते को अपने घर ले चलो, चलो चलो, कोई चंडाल है, मलेच्छ है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, आप समझ सकते हैं, पर आप तो ब्राह्मण है, आपने जनेऊ धारण किया है और ब्राह्मण के वेश में है, तिलक लगाए हुए, और एक कुत्ते को आप लेके जा रहे हो, अच्छा ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अब ब्राह्मण का जो बिलीफ सिस्टम ही हिल गया, वो बोला भैया देखो मुझे ये नहीं चाहिए पता नहीं क्या हो गया, बोले कुत्ता है बकरी जो भी है मुझे चाहिए नहीं, मुझे लग रहा है कुत्ता। 3 लोगों ने बोला मतलब कंफर्म हो गया। खुद के ऊपर विश्वास भी छोड़ देते हैं लोग, तो उसने छोड़ दिया। ये कहानी बहुत पुरानी है पर ये बहुत सच्ची है। आज भी ऐसा ही तो होता है, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोग जो है लोगों को कन्विंस कर देते हैं, हमको पता भी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे, बहुत सारी कंपनी के बारे में हम जांच पड़ताल भी नहीं करते हैं, सिर्फ ऐड देखते हैं बार बार, बस ऐड देख के हम कन्विंस हो जाते हैं ये बरोबर है। बिलीफ सिस्टम, तो जिस चीज को बार बार दोहराया जाएगा तो वो झूठ भी क्यों ना हो हम सच मान लेंगे। वैसा ही यही बिलीफ सिस्टम हर जगह काम करता है। तो बच्चों की मानसिकता ही वैसे ही है। अगर बार बार इस बात को दोहराया जाए, यही बोल रहे हैं ये बच्चे बदमाश है, यही बोल रहे हैं ये बच्चे बदमाश है, यही बोल रहा है तुम ऐसे नालायक हो, तुम सुधरने वाले नहीं हो, तो बच्चा को पूरा विश्वास हो जाएगा हाँ भाई हम बदमाश, हम सुधरने वाले नहीं है, हम तो ऐसे ही रहेंगे। पनिशमेंट का जो पर्पस है वो है रिफॉर्मेशन, परिवर्तन। अगर हमें किसी को दंड देना है, डांटना है, वो तो आवश्यक है जरूर, बिकॉज हम दंड नहीं देंगे, डांटेंगे नहीं तो वो सही रास्ते पे आएंगे नहीं, पर उसका उद्देश्य पहले हमें समझना चाहिए। उसका उद्देश्य है उनके अंदर परिवर्तन लाना, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। हम नेगेटिव बातों को बहुत फोकस करते हैं। अब पेरेंट्स की बारी है। पेरेंट्स भी कभी कभी हमने देखा है, देखिए 2 प्रकार के पेरेंट होते हैं और 2 प्रकार के टीचर होते हैं, 2 प्रकार के कोच होते हैं, हर चीज 2 प्रकार के होते हैं। अब किसके नाम से एग्जांपल दो, पेरेंट के नाम से कि टीचर के नाम से कि मेंटर के नाम से, क्या चाहते हैं? भाई बच्चों की डिमांड है कि सबसे अधिक पीड़ित वो पेरेंट्स हैं। तो ऑन डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स हम पेरेंट के नाम पे एग्जांपल देते हैं। 2 प्रकार की पेरेंट है। पेरेंट के अंदर भी एक माता होता है और एक पिता होते हैं। तो किसके इससे एग्जांपल दो, माता से कि पिता से? गर्ल्स के साइड से ऑब्वियसली माता ही आएगा, बिकॉज है ना। ठीक है, आज लेडीज का प्रेफरेंस। तो 2 प्रकार के माँ होते हैं, एक होते हैं मक्खी माँ और एक मधुमक्खी माँ। 2 प्रकार की माँ है, कौन कौन सी? मक्खी माँ और एक मधुमक्खी माँ। अब समझते हैं मक्खी माँ और मधुमक्खी माँ में अंतर क्या है। मक्खी पता है आप सभी को, मधुमक्खी भी पता है आप सभी को, बम्बल बी, राइट। मक्खी कहाँ, एक गार्डन है और उस गार्डन में सुंदर सुंदर फूल है और उस गार्डन के साइड पे कॉर्नर में बहुत गंदगी भरा हुआ है, कचरा डालते हैं। अब मक्खी भी उस गार्डन में आया और मधुमक्खी भी आया, बताइए मक्खी कहाँ जाएगा? कचरे में जाएगा, गंदगी में बैठता है। और मधुमक्खी जो है उस गार्डन में जो खूबसूरत फूल है उसके मधु के लिए उस फूलों के ऊपर बैठता है। तो मक्खी माँ मतलब होता है
जो अपने बच्चों में सिर्फ गलतियां ढूंढते रहते हैं। तू ना ये कभी नहीं कर सकती। अभी थोड़ा आपके लिए बात करूं, आप बहुत उत्सुक हैं, तुमसे ये होने नहीं वाला। तुम क्यों ज्वाइन किया? तुमने पापा को तुमने मस्का मार के तुमने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, और तुमसे होने वाला था क्या? तुमको पता था ना तुम सिर्फ हमारे पैसे बर्बाद कर रही है, तुम हमारे ऊपर क्या हो? मैंने कुछ नहीं बोला, जिनको एक्सपीरियंस है वो बोल रहे हैं। तुम हमारे ऊपर बोझ हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। अरे तुम्हारे बारे में हमेशा कमरा आता रहता है, तुम कुछ समझता नहीं समझता है। उसको देख सीता को, उसको देख पपीता को, वो कैसे पढ़ाई करती है, मतलब आजू बाजू। उनका कभी कंप्लेंट आया क्या? उनका स्कोर हमेशा 300 में से 150 के ऊपर रहता है, और तुम्हारा स्कोर 100 के नीचे। उनका स्कोर 720 में से 400 के ऊपर रहता है, और तुम्हारा स्कोर 200 भी टच नहीं करता है। क्यों? तुम पढ़ने लिखने के लायक नहीं हो। इससे बेहतर है घर बैठ के बर्तन साफ करो, कम से कम काम वाली बाई का पैसा तो बचेगा। ज्यादा हो गए, थोड़ा ग्राफिकली होता है। सर आप अभी आइडिया मत दो हमारे पेरेंट्स डांटना कैसे है। अब तक तो ये सब बोले नहीं, पर आगे आपको सुन के बोलना शुरू करें, ऐसे इसको उल्टा बोल रहा हूं। सो जब बार बार उनको हम बोलते हैं इसको देखो, उसको देखो, इसको देखो, उसको क्या होता पता है क्या? वो इसको देखते रहते हैं, है ना, और कंपैरिजन मेंटालिटी को डेवलप करते हैं, बिलीफ सिस्टम। जो चीजें हम उनको दिखाएंगे, जो हम बोलेंगे वही वो मानेंगे, और जब भी किसी और को वो देखेंगे जिसका अच्छा स्कोर आता है, इनको जलसी फीलिंग होता है। वो किसने जगाया उनके अंदर? हमने। बचपन से बार बार दूसरों से कंपेयर कर करके उनके अंदर जो फीलिंग है जलसी वाला, हमने जगाया है। और बार बार ये बोल बोल के कि तुम कोई काम के लायक नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, उन पे दब्बा लगा दिया, और अब वो चाहे भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट बन गया है। जब भी वो कुछ करने जाते हैं उनके माइंड यही दौड़ आता है, मैं कोई काम के लायक नहीं। फिर पेरेंट्स मानते हैं ना, सब मानते हैं, और वो सिर्फ मानते नहीं है, सबको बताते हैं। घर में अंकल आया, आंटी आया, तो आपका बेटा तो कोई टेंशन नहीं है, आपका बेटा का तो हो ही जाएगा, तो मेरा बेटा तो कोई काम का लायक नहीं है, उसका ही मेरे को टेंशन है। तो हम चाहते नहीं है सब, हमारा इंटेंशन अच्छा है, हमारा इंटेंशन ये है कि हमारे बच्चों का अच्छा हो, इंटेंशन में गड़बड़ नहीं है। प्रॉब्लम है कि हमें डीलिंग करना नहीं आता है। जब बच्चा सुनता है ना दूर से, दूसरे रूम में बैठा है, और यहाँ हमारे पेरेंट्स माता पिता हम बोलते हैं किसी और को, आपके बच्चे को तो कोई टेंशन नहीं है, उसका तो हो जाएगा, वो तो बहुत होशियार है, पर मेरा बेटा है ना, मेरी बेटी का ना पता नहीं क्या होगा, कोई काम का नहीं है, बहुत टेंशन है हमको। इस बात को सुन सुन के ना उनका बिलीफ सिस्टम वैसा ही बनेगा। हमें समझता नहीं है कि हम अनजाने में क्या कर रहे हैं। अनजाने में उनको हम ये विश्वास दिला रहे हैं कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है, और फिर वो कितना भी प्रयास करे वो बिलीफ सिस्टम को लेके वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उनका उद्धार नहीं होता है, क्योंकि हमने उनका बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बना दिया है कि तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। आप बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी होता है। एक और एकदम बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। क्या आपने सर्कस पता है आप सभी को? सिर्फ बच्चे हाँ बोल रहे हैं, तो सेमिनार पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स ने सर्कस देखा, हाँ अभी जो लेडीज है वो बोलेंगे हाँ सर हमारे घर में हर दिन होता है सर्कस, वो अलग बात है, वो वाली सर्कस सेपरेट। मैं बात कर रहा हूं ओरिजिनल सर्कस ना, सर लोगों ने देखा होगा। तो सर्कस में हाथी होता है, जब हाथी को पकड़ के लाते हैं ना, बड़े हाथी को लेकर नहीं आते सर्कस में, छोटे हाथी को लेकर, हाथी के बच्चे को लेके आते हैं नया नया, और उस हाथी के बच्चे को ना एकदम जोर से उनके पैर बांध देते हैं एक बड़े से पिलर को, और वो हाथी का बच्चा बहुत प्रयास करता है छूटने के लिए। स्टार्टिंग में अभी जंगल से आया ना, छूटने का बहुत प्रयास करता है, पर छूटता नहीं है, बहुत कड़क बांधा है, और बहुत दुखता है उसको, और उसको खाना भी नहीं खिलाते हैं, भोजन देते नहीं है 3 दिन, ताकि वो वीक हो जाए, और इस बात से वो कन्विंस हो जाए, विश्वास कर ले कि वो कितना भी प्रयास कर ले वो छूट
नहीं सकता। आपको पता जब हाथी बड़ा हो जाता है ना तो उससे एकदम सिंपल सा रस्सी से बांधते हैं, कड़क रस्सी की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी रस्सी बांधते हैं, एक लकड़ी लगाते हैं, उसको बांध देते हैं। वो हाथी छूटता नहीं है, बिकॉज उसको विश्वास हो गया अरे मैं कितना ही प्रयास करूं ना मैं छूटने वाला, क्योंकि मैंने पहले ट्राई करके देखा है ना, मैंने पहले कोशिश की थी बचपन में, हुआ नहीं। अरे अभी तो बड़े हो गए, तेरे में इतनी ताकत है, क्षमता है, तुमने ऐसे एक पैर किया सब घर टूट जाएगा, पिलर किया। इतनी ताकत क्षमता तुम्हारे अंदर है, परंतु उसने बिलीफ सिस्टम है, उसने बिलीव कर लिया कि मेरी क्षमता नहीं है, उसको विश्वास दिलाया गया। दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम। एक व्यक्ति क्या चीज को विश्वास करता है उसी तरीके से अपना जीवन को जीता है, वैसा ही वो मिरेकल्स क्रिएट कर सकता है, वैसा ही वो कुछ भी नहीं करके जीवन में ऐसे ही रह सकता है। प्रॉब्लम उसकी पोटेंशियल की नहीं है, प्रॉब्लम है हम किस चीज को विश्वास करते हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें योगदान देने के लिए पेरेंट्स, टीचर्स और मेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये तीन लोगों से बच्चे मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो बाकी लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उनके दोस्त क्या बोलेंगे हमारे हाथ में नहीं है, सोशल मीडिया में क्या होने वाला है हमारे हाथ में नहीं है, दुनिया में क्या होगा हमारे हाथ में नहीं है, पर तीन तो फिलहाल यहाँ पे हैं जो हमारे हाथ में है, पेरेंट, टीचर्स एंड द मेंटर्स, जिनके संपर्क में हमारे बच्चे ऑलमोस्ट दिन भर रहते हैं घर पे, एकेडमी के अंदर। तो हमारा एक कर्तव्य है पहला कि इस बिलीफ सिस्टम में बाधा नहीं डाले या फिर एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम क्रिएट ना करे। हो सके तो इसमें योगदान दे, एनकरेज करे, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, इस बात को फोकस करिए। एक बच्चे को जो ना पहला टेस्ट हुआ, एक टेस्ट हुआ पहला टेस्ट, उसमें उसको मिलता है 300 में से 10 मार्क, अच्छे मार्क के बुरे मार्क। बताइए आप में से किसी को 300 में से 10 मार्क मिले, 720 में से 20 मार्क मिले, तो कितने लोग ये पेरेंट आप गुणगान करते हैं? पेरेंट, टीचर, मेंटर, हाउ मेनी टाइम यू गॉट सम प्राइज फॉर इट? बेचारे हैं, से पहली बार 10-20 मार्क मिले, और दूसरी बार उस बच्चे को 50 मार्क मिले। अब 10 मार्क मिले, 20 मार्क मिले, 50 मार्क मिले, स्कोर तो बहुत कम ही है हमारे हिसाब से, बिकॉज हमारी अपेक्षा है कि हमारे बच्चे टॉपर होने चाहिए, हमारी अपेक्षा है कि जेईई पढ़ता है तो 300 में कम से कम 300 तो मिलना ही चाहिए, या फिर थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम करेंगे तो कम से कम 200 के ऊपर तो भी होना चाहिए, या फिर क्लास में टॉप 10 में तो भी होना चाहिए। 720 मार्क की परीक्षा है, कम से कम 600 ऊपर तो भी होना चाहिए, कम से कम 500 तो होना चाहिए, या कम से कम क्लास के टॉप 10-15 बच्चों में होना चाहिए। ये अपेक्षा लेके हम बैठे हैं और बच्चे को 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, है कोई काम का लायक नहीं है। पर एक बार ऑब्जर्व करें ध्यान से, उसको पहले टेस्ट में 10 मार्क मिले थे, दूसरे टेस्ट में 50 मार्क मिले हैं, 40 मार्क की बढ़ोतरी हो गई। क्या इस बात के लिए उस बच्चे के लिए एप्रिसिएशन की आवश्यकता है या नहीं? पेरेंट्स सर, मैडम, आप बताइए क्या उस बच्चों के लिए एप्रिसिएशन की आवश्यकता है या नहीं? कुछ नहीं बोल रहे। ताली बजाइए मेरे लिए नहीं, उस बच्चों के लिए। हाँ, अगर ये कोई मूवी होता ना, कोई बच्चे के ऊपर और उसने बहुत मूवी में दिखाया होता है ना, बच्चा 10 मार्क मिला है, उसके बाद दिन रात मेहनत कर रहा है, उसके बाद 50 मार्क लाया, तो ये सीन देख के हमारे मैक्सिमम लेडीज जो है ना, उनकी आंख से टप 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 ऐसे। पर वही चीज जब हमारे बच्चे के साथ हो रहा है तो हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? मैं बोल रहा हूं रिजल्ट के लिए क्यों एप्रिसिएशन चाहिए? जो स्ट्रगल उसके पीछे लगा हुआ है, वो कितने सारे ऐसे बच्चे मैं देखता हूं हर साल जो बहुत सिंसियर होते हैं,
वो बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ पे डाला है, मुझे कुछ करना है वगैरह वगैरह, बहुत से रीजन। वो बहुत मेहनत करते हैं, एफर्ट्स आते हैं, पर समहाउ उनका स्कोर उतना बढ़ता नहीं है। क्या हम कभी उनके एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट करने का सोचते हैं? भाई मेरा बच्चा इतना, रिजल्ट बाजू में रखिए जी। पहला मुद्दा तो एफर्ट्स है। हमारे हाथ में क्या है? कर्म करना है। फल हमारे हाथ में नहीं है, फल तो ऊपर वाले के हाथ में है। जो उसके हाथ में है उसकी हम क्यों चिंता कर रहे हैं? हमें चिंता करना है हमारे हाथ में क्या है, और हमारे हाथ में है कर्म करना। तो हमें ये देखना है क्या मेरा बच्चा एफर्ट्स डाल रहा है, क्या एफर्ट्स डाल रहा है? जोरदार तालियां बच्चों, क्या बात है, इतना एफर्ट्स डाल रहा है। और जो भी मेहनत करता है उसको फल मिलेगा। फर्क इतना है, किसी को फल तुरंत मिल जाता है, किसी को फल के लिए इंतजार और करना पड़ता है, क्योंकि सबका पोटेंशियल अलग अलग है। सबका इनबिल्ट पोटेंशियल अलग होने की वजह से कोई बच्चे को 2 महीने में रिजल्ट आता है, किसी को 6 महीने में आएगा, किसी को 2 साल के बाद आएगा। पर हमारा कर्म है अपना एफर्ट्स डालते रहना। और एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए मेंटर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बच्चे को एफर्ट्स डालने के लिए एनकरेज करना, मोटिवेट करना, और उसके हर एफर्ट के लिए अप्रिशिएट करना। और थोड़ी सी भी अचीवमेंट उसने किया तो गुणगान करिए, भाई क्या दिक्कत है? क्योंकि वो गुणगान करने से, याद रखिए, whatever is appreciated, it will be repeated. Whatever is appreciated, it will be repeated. जिस चीज को आप गुणगान करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, वाह बेटा तुमने बहुत बढ़िया किया है, तुमने अच्छा मेहनत किया है, शाबाश, अगली बार फिर से वो वही चीज करेगा। जो भी अप्रिशिएट करेंगे उसको दोहराएगा। अगर उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, कितना भी करो आप संतुष्ट नहीं है। हाँ ये तो क्या है, कुछ नहीं है, इससे होने वाला नहीं है, हमको नहीं लगता है कुछ होगा। हमारा इंटेंशन है कि हम ऐसे बोलेंगे तो वो और करे। जी वो जमाना चला गया है, वो जमाना अभी खत्म हो गया है। हर एक एरा में साइकोलॉजी अलग अलग होता है। इस एरा का साइकोलॉजी अलग है। ये अल्फा जनरेशन है, इनको आप नेगेटिव बोल के पॉजिटिव होगा ये उतना आसान, ये कोई गिने चुने बच्चे हैं, मेजॉरिटी वैसे नहीं है। अब जमाना बदल गया है, अब सोच बदल गई है। We need to appreciate whatever is appreciated, it will be repeated. ये सिर्फ बच्चों के लिए लागू नहीं है, हमारे लिए भी, हमारे लिए भी लागू है। Remember that. Next, ये सारी बातें सेम है जो मैंने लिखा हुआ है। अप्रिशिएट करिए, प्रोएक्टिव रहिए। अब इंडिविजुअली बात करें, पेरेंट का और क्या रोल है? पेरेंट का सबसे महत्वपूर्ण रोल है टू बिहेव लाइक ए पेरेंट। नहीं समझे? प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आजकल पेरेंट जो है ना वो कोच बन जाता है, आजकल पेरेंट जो है ना वो टीचर बन जाते हैं। मतलब एक तो ऑलरेडी कोचिंग के अंदर, स्कूल के अंदर आके बच्चों को प्रवचन मारते रहते, मैं मारता हूँ प्रवचन, ऐसा करो वैसा करो। फिर टीचर लोग बोलते हैं, टीचर से पढ़ाते नहीं है, आधा पढ़ाते हैं आधा प्रवचन, ऐसा करो तसा करो, है ना। फिर मेंटर भी प्रवचन, इतने सारे प्रवचन सुन के बच्चा थक जाता है। जब घर जाते हैं, घर में लगभग लगता है घर जाके और रिलैक्स हो जाएंगे, जाके बैठे क्या, मम्मी का प्रवचन चालू। और उस दिन मम्मी ने प्रवचन देना भूल गई, पापा है ना, अरे यार हम घर तो रिलैक्स होने के लिए आए, हमको तो घर थोड़ा प्रेम मिलेगा, थोड़ा इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, कुछ वाह मिलेगी, कोई हमारे बारे में पूछेगा। पर यहाँ भी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, वहां भी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सब एक ही रट लगाए रखे, फ्रस्ट्रेशन आता है। कुछ लोग रो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो गए, ऐसा लग रहा है क्या? बच्चे आज सबके आंख में आंसू दिख रहे, क्यों पता है? बोल रहे हैं सर पहली बार कोई तो हमारे बारे में सोच रहा है। सदियों में हमने देखा है आज तक सिर्फ लोग पेरेंट को ही सपोर्ट कर रहे थे, टीचर को ही सपोर्ट कर रहे थे, हमारी बैंड बजा रहे थे। पहली बार अनफॉरगेटेबल मोमेंट फॉर अस सर, कोई हमारे लिए बात कर रहा है। थोड़ा आपसे बचा के रखिए। और भी पेरेंट्स का रोल है टू बिहेव लाइक ए पेरेंट।
You know what? Everybody has an emotional bucket. Emotional bucket. हर एक के पास एक बकेट है. इमोशनल बकेट. कंटेनर है, इमोशनल कंटेनर. हर व्यक्ति को इमोशंस की आवश्यकता है. सिर्फ बच्चों को अधिक चाहिए. दे नीड मोर. पर हमारे पास भी है. देखिए, अब किसका एग्जांपल लूं? यहाँ पे सर लोगों का एग्जांपल लूं कि मैडम लोगों का एग्जांपल लूं? देखो समझ में आ रहा है पार्शियलिटी, है ना? बिकॉज इनका कनेक्शन उधर से है, इनका कनेक्शन इधर से है. बेटी में और क्या है? पता है क्या अपेक्षा करते हैं? अपेक्षा ये करते हैं कि जब मैं घर लौटूंगा तो घर जाते ही मेरी बीवी जो है मेरे लिए इंतजार कर रही होगी कि मेरे पति देव कब आए. और जैसे मैं जाऊंगा तुरंत आरती का प्लेट, नहीं ज्यादा हो गया, शादी बहुत साल हो गए, सभी नहीं आएंगे आरती की प्लेट. तो आते ही बोलेंगे पति देव बैठिए, पंखा लगाएंगे, एसी लगाएंगे, बोलेंगे आपको जूस चाहिए, जूस रेडी है आपके लिए, आपके मैंने नाश्ता रेडी करके गरम गरम नाश्ता खाइए, भूख लगी रहेगी आपको, है ना? आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? आपका सर बहुत दुख रहा है, बहुत नाराज लग रहा है, आप सर दबा दूं क्या? ऐसे वो अपेक्षा कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा वो सोचते हैं. क्योंकि हर व्यक्ति घर इसीलिए जाना चाहता है बिकॉज घर में ना उनको प्रेम मिलता है. बाहर के सभी लोग ना कोई स्वार्थ से ही हमारे पास आते हैं, कोई ना कोई मकसद से, कोई पर्पस से हमसे मिलते हैं, हमसे बोलते हैं ताकि कुछ हमसे मिल सके उन्हें. पर घर ही एक ऐसी जगह है जहां पे निस्वार्थ भाव से, प्रेम से लोग हमसे बात करते हैं और हम उस प्रेम की भूखे हैं. उसी को मैं इमोशनल बकेट बोल रहा हूं. तो इमोशनल सपोर्ट घर से मिलना चाहिए. या अपेक्षा करे घर जाते हैं परंतु घर गए कोई इंतजार नहीं कर रहा है. मैडम अपने सहेलियों के साथ बाजू वाली गली में गप्पे लड़ा रही है. तो सर देखिए मैडम हमको देख नहीं रही है, थोड़ा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, थोड़ा हाथ वाथ हिलाए, फिर भी वो देख नहीं रहे. तो उनके सहेली ने देखा, बोले आपके हस्बैंड आ गए. वो तो हर दिन आते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात? वो जाएंगे अंदर, अपना कार्य करेंगे. और फिर वो घर आए, बैठे, 1 घंटे बाद मैडम आराम से आती है अंदर, फिर आके फिर अपना काम में लग जाती है. फिर उनको सुनाती है, अरे आपको मैंने कल ऐसा बोला था, आपने उनको क्यों बताया? उनकी वाइफ मुझे क्यों बता रही है? आपको समझ ही नहीं समझता है क्या बात बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, आपको कब अक्ल आएगी? बोला तो ऐसे. एक और प्रवचन करेक्शन चालू हो गए. आपको लगता है कि दिनेश सर इस प्रकार सालों साल रह पाएंगे? नहीं. ये जो इमोशनल गड़ा, इमोशनल बकेट है ना, अगर घर पे नहीं मिला ना, फिर उस इमोशन के लिए वो कहीं बाहर, मतलब एग्जाम्पल, इमोशनल गड़ा नहीं भरेगा ना, उस इमोशन के लिए व्यक्ति बाहर जाता है. ऐसा ही बच्चों के साथ भी होता है. और इस उम्र में तो उनका जो इमोशनल बकेट है ना बहुत बड़ा है. अगर उनको वो प्रेम घर से नहीं मिला, वो इमोशनल सपोर्ट घर से नहीं मिला, तो फिर आगे आप समझ लीजिए. आज का यूथ का जो बैंड बजी है, जो लोग बोलते हैं ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण घर से शुरुआत होती है. अगर मेरे घर पे ही गड़ा भरा हुआ है, पूरा प्रेम मिल रहा है, पूरा इमोशंस मिल रहे हैं, मेरे बात सुनने के लिए कोई तो घर में है. मैं आगे घर में आता हूँ, मम्मी पापा पता आज क्या हुआ था? आज ना स्कूल में ना, क्लास में ना, उसने मुझे ऐसे बोला था, है ना, उसके बाद ऐसा हुआ, तो मैडम को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर मेरे को बोलने लगी, है ना. अरे क्या तुम छोटी छोटी बातों को लेकर इतना करते रहती है? ऐसा होता रहता है. ध्यान देने का नहीं, पढ़ाई कर, एक तो कुछ टाइम पास करके मुझे सुनाती है. आपको लगता है कि वो बच्चा अगली बार आपसे बोलने के लिए आएगा? वो समझ जाते हैं कि ये मुझे समझ ही नहीं रहे. देखिए ये बात आपके लिए छोटी बात है और उस बच्चे के लिए बड़ी बात है. जब हम उसी उम्र में थे ना, हमारे लिए भी ऐसी छोटी छोटी बातें उस उम्र में बड़ी बात है. हमारे लाइफ में होने वाली हर बात हमको इंपॉर्टेंट लगता है.
पर किसी और के लाइफ में होने वाली बातें हमें इंपॉर्टेंट लगता तो फिर क्या होता है, घर में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई टीचर सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई मेंटर सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब किसी को तो सुनाना है ना। आप कोई गलत जगह सुनाई कहानी तो गड़बड़ हो जाती है। तो इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट्स, इसीलिए दोनों में से किसी एक का तो कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, और स्पेशली अगर गर्ल्स है तो उनका कनेक्शन फादर से ही स्ट्रॉन्ग चाहिए आइडियली, ये प्रकृति का नियम है। और बॉयज है तो उनका कनेक्शन मदर से ही स्ट्रॉन्ग चाहिए। फिर देखना, अगर आप उनकी इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो, उनकी हर बात सुनते हो, उनका दोस्त बन जाते हो, उन्हें किसी और दोस्त की आवश्यकता। अब गड़ा पूरा भरा हुआ है ना, अब भरा हुआ है तो अब गरज ही नहीं है, पर गड़ा खाली है तो भरना पड़ेगा। तो पेरेंट्स को करना चाहिए, पेरेंट्स का कार्य, ऐसा मेरा बोल रहा है, और यही पेरेंट्स का कार्य है। अब टीचर बोल रहे ऐसे ही बोले सर, अब आपकी बारी है, अगला थोड़ा करिए, अगले पेज में जाइए। शॉर्ट में बात करते हैं टीचर्स के बारे में भी। तो सभी 11th 12th टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है, राइट? 11th, हाँ। टीचर्स का भी बहुत अहम रोल, टीचर्स का रोल क्या है? पेरेंट्स का रोल है प्रेम देना, प्रेम देना, प्रेम देना, एनकरेज करना, प्रेम देना, अप्रिशिएट करना। टीचर का रोल लाइफ में क्या होता है बच्चे का? उनका एकेडमिक्स को सुधारना। टीचर इज फॉर एकेडमिक्स, बिकॉज आजकल टीचर गुरु मतलब एकेडमिक्स नहीं होते, तो पहले गुरु सब कुछ। पर टीचर का रोल क्या है? स्पेशली हमारा उनके एकेडमिक्स पे ध्यान देना। एकेडमिक्स का मतलब क्या? ये सोचना पड़ेगा टीचर को कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है, तो इतने सारे बच्चे हैं, सबका लेवल अलग अलग है, तो हर एक बच्चे को समझे, उसको मैं कैसे पढ़ाऊं, क्या एग्जाम्पल दूं, इतने टफ कॉन्सेप्ट को एकदम आसान तरीके से मैं कैसे पढ़ा सकूं, इतने लंबे टॉपिक को इतने छोटे में आसान भाषा में कैसे पुटअप कर सकूं, क्या कोई शॉर्टकट बना सकता हूं, कोई ट्रिक बना सकता हूं, कोई निमोनिक बना सकता हूं, ताकि हमारे बच्चों को आसान हो जाए। ये एक्सपेक्ट नहीं करे टीचर, हम क्या जो दिया किताब में आपको बता देंगे, बाकी भाई तुम सेल्फ स्टडी करो। एक बेस्ट टीचर वो होता है जो ये सोचता है कि हाउ टू मेक थिंग्स इजियर फॉर देयर स्टूडेंट्स, उनके एकेडमिक्स को आसान करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसके लिए चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर हम ये सोचेंगे सर आप हमको सिर्फ 8 घंटे का पगार देते हो, 24 घंटे का दो, फिर हम सोचेंगे, तो वो टीचर नहीं है। अगर कोई डॉक्टर ये बोलेगा, डॉक्टर से यहां पे दिख रहे हैं मुझे कुछ, कितने डॉक्टर से यहां पे? नहीं यार, सब डॉक्टर साथ में बैठे हैं और डॉक्टर है, अच्छा, ये भी हमारे डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, भाभी डॉक्टर्स है ना। देखिए अगर कोई डॉक्टर ये सोचता है कि मेरे पेशे में, अरे रात में भी कॉल करते पेशेंट, रात को 12 बजे आ जाते हैं, 1 बजे कॉल आता है, वो इमरजेंसी है, एकदम बकवास, फोन स्विच ऑफ कर लेता हूं, तो मेरे हिसाब से वो डॉक्टर नहीं है। इस पेशे में उतरने से पहले ही क्लियर होना चाहिए कि इसमें हम सेवा भाव से उतरे। पेशेंट की जरूरत कभी भी आ सकती है, इमरजेंसी, किसी की जान जा सकती है, आपको 24/7 अवेलेबल होना चाहिए, तब आप डॉक्टर हो। अगर आपको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है पेशेंट से, तो गलती से हम डॉक्टर की फील्ड में आ गए। एक टीचर बनने से पहले हमें समझना चाहिए, इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, हमारे बोन्स में और हमारे रग रग में टीचिंग होना चाहिए, एनी टाइम रेडी फॉर। अगर वैसा नहीं है तो हम टीचर नहीं हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अगर मैं टीचर हूं तो एनी टाइम रेडी होना चाहिए और उतने एफर्ट्स डालने के लिए तैयार होना चाहिए, टाइम बाउंड्रीज नहीं होते। मेरे बच्चों के लिए मैं क्या बेस्ट दे सकता हूं, ये सोचने वाला टीचर है, ये उनका रोल है। और दूसरी बात, मैंने आपको बिलीफ सिस्टम बताया था, इसके अंदर टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि टीचर्स जो बोलते हैं ना, उसका बच्चों के ऊपर बहुत अधिक इंपैक्ट होता है।
तो टीचर्स को ध्यान देना है क्लास के अंदर कोई बच्चे के ऊपर नेगेटिव कमेंट पास ना करे। नो नेगेटिव कमेंट्स टू द स्टूडेंट, बिकॉज टीचर के शब्द और इंपैक्टफुल, बिकॉज पेरेंट्स के अभी सुन के आदत हो गई हमेशा बचपन से, पर ये टीचर सब वो भी क्लास के सामने, अब सब क्लास के सामने के तो और गड़बड़ है। टीचर्स नीड टू वेरी प्रोएक्टिव इन नेचर, डील प्रोएक्टिवली। से फॉर एग्जांपल आपने होमवर्क किया है, बच्चे ने करके नहीं आया तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। छोड़ेंगे तो नहीं छोड़े, कितना भी सपोर्ट नहीं कर रहा, छोड़ देना चाहिए। पकड़ के ऐसा मारना चाहिए जिंदगी भर याद रखे, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही बोला, जब भी हम पनिशमेंट देने की सोचते हैं तो पहले हमें सोचना है कि मेरे पनिशमेंट देने से इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या उसके बाद सुधर जाएगा कि नहीं। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना, वो हमारे कॉलेक्टर ने कंप्लेंट किया एक ग्रुप के ऊपर, वो ग्रुप यहां बैठी है, मैंने उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दिया, क्योंकि पहला स्टेप है समझाना और समझना। पहले समझना है फिर समझाना है। ये काउंसलिंग का प्रोसेस है। इथोस पहले आता है, पहले सुनो भाई, आप नहीं किया, वेरी गुड, क्यों नहीं किया, रीजन तो होगा ना। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं करने वाले बच्चे, करते नहीं करना है। तो कुछ ऐसे भी होंगे, सिंसियर बच्चा है, करने वाला है, पर कोई कारण से वो नहीं कर पाया। आप सभी को आप एक जैसा ही दंड दोगे तो वो जो बच्चा है ना, उसके ऊपर बहुत गलत परिणाम होने वाला है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है, वो हमेशा करता है, जेन्युइन रीजन से नहीं कर पाया। इससे पहले कि हम कुछ पनिशमेंट दे, जानना चाहिए कारण क्या है। We have to be proactive, not reactive, कि तुरंत रिएक्ट करेंगे, सबके सब बाहर निकल जाओ क्लास से बाहर, नॉनसेंस, गेट लॉस्ट। आपका चेहरा वापस दिखाना मत। बुर्का पहन के आने का क्या उसके साथ, वो तो आना ही पड़ेगा, बिकॉज फीस भरा है। चिल्लाने से, चीखने से परिवर्तन नहीं आता। आता तो अच्छा होता, तो फिर हम सब चिल्लाते हैं हर दिन क्लास के अंदर। इंटेंशन मस्ट बी क्लियर हाउ टू डील विद, और पनिशमेंट्स भी पॉजिटिव पनिशमेंट्स होना चाहिए, नेगेटिव पनिशमेंट्स नहीं होना चाहिए। टीचर्स अगर आपका होमवर्क नहीं कर सकते, 2 मैथ्स की प्रॉब्लम आपने करने वालों ने नहीं किया, तो उनको आप बैठाइए क्लास के बाद। आज आप घर जाएंगे, जिन्होंने नहीं किया है, आज क्लास के बाद नहीं बैठने का, यू विल नॉट गो होम जब तक ये एक एक्सरसाइज पूरा आप खुद सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे नहीं, आप घर जाएंगे नहीं। पनिशमेंट है कि नहीं है? पनिशमेंट है कि नहीं? पनिशमेंट है, परंतु कैसा पनिशमेंट है? कंस्ट्रक्टिव पनिशमेंट है, पॉजिटिव पनिशमेंट है, इससे उसको फायदा होने वाला है। पनिशमेंट तो है बिकॉज अरे यार सर, क्लास के बाद मेरी बस छूट जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पेरेंट्स से कॉल करो, बताओ भैया हमने किया नहीं था, आप लेने के लिए आओ, उनको ही लिए पनिशमेंट है। क्यों घर पे ध्यान नहीं दिया बच्चे को, होमवर्क दिया किया नहीं, तो आएंगे या फिर ऑटो में जाइए। पनिशमेंट तो है ना, दंड तो मिल रहा है, पर दंड कैसा होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव। बैठो, हम भी तुम्हें बैठेंगे, आप करके आए बताइए। तो कांट वी गिव पॉजिटिव पनिशमेंट्स? इफ दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द टीचर, तो बताइए स्टूडेंट्स के अंदर परिवर्तन आएगा नहीं आएगा? स्टूडेंट्स बोलिए आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? वो बोल रहे हैं, तो फिर जरूर आएगा, बिकॉज ये बिलीफ सिस्टम है, जिस चीज को हम विश्वास करते हैं वही होता है, तो आएगा। तो आज के बाद से पेरेंट्स को, टीचर्स को ऐसा रहना है। अपने टीचिंग को आप गेमिफाई कर सकते हैं, है ना। टीचिंग के अंदर आप एक चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद क्विज कॉन्टेस्ट कंडक्ट कर दो, नहीं तो फिर जिसने भी होमवर्क करके लाया उनके लिए गिफ्ट अनाउंस कर दो, समथिंग लाइक दैट। कुछ जस्ट कर रहे हैं ना, एनीबॉडी इज डूइंग लाइक दैट? बांबुरे सर करते हैं, राहुल सर करते हैं,
किसी को बुरा नहीं है इसलिए सबका नाम मत लीजिए। चेतन सर ओके। आपकी से कोई नहीं है, आपको कौन सी बैच है? ब्लॉसम में कोई नहीं कर रहा है, आपको कौन सा बैच है? ब्लॉसम नर्सरी दोनों। अच्छा, सिर्फ ब्लॉसम और नर्सरी लड़कियों के लिए ऑफर है, बॉयज के लिए ऑफर नहीं है, तो पार्शलिटी हो गई। देखना पड़ेगा, या फिर हम प्रेजेंट रहते कि नहीं रहते क्लास के अंदर ऑफर के टाइम। नहीं है तो करना चाहिए, मेरा मुद्दा ये। तो गेमिफाई करिए स्टडी को, ऐसा बनाइए कि पढ़ाई करते करते मजा भी आए और पढ़ाई भी हो जाए। तो ये सोचने का कार्य टीचर्स का है, तो अपना रोल हमें ठीक से निभाना है। और थर्ड कौन है जी? आगे बढ़िए। कोच मतलब आपका मेंटोर है सभी का, एवरीबॉडी एज ए मेंटोर, ठीक है। तो मेंटोर्स का रोल क्या है? द मेंटोर और एक कोच, उनका रोल ये है कि वो उस बच्चे की पोटेंशियल को समझे समय के साथ साथ उनसे डिस्कशन में, और उनके लिए सही क्या है सोचे, भाई मेरे बच्चे के हिसाब से इसको क्या करियर करना चाहिए, इसके स्वभाव के अनुसार, पोटेंशियल के अनुसार, स्किल के अनुसार उसको कहां जाना चाहिए, 12th के बाद क्या करना चाहिए। ये सब टेंशन एक्चुअली में एक कोच को लेना है। They can discuss with teachers, they can discuss with parents, पर ये टेंशन जो है ना एक कोच का होता है। तो ऑफ कोर्स कभी कभी वो कोच अपने घर में ही हो सकता है ना। कुछ पेरेंट्स की मतलब जिसको नॉलेज है वो खुद कोच बन जाते हैं। एक गाइड होता है लाइफ में, होना चाहिए, या तो वो खुद पेरेंट हो सकते हैं दोनों में से, या फिर आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, या कोई टीचर हो सकता है। बट विदाउट ए कोच लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो वो कोच का कार्य है उस बंदे का डायरेक्शन बनाना, उसके बाद क्या करवाना है, उसके बाद करवाना है, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, वो सोचना, उसके व्यक्तित्व को बनाना, चरित्र को बनाना, ये कोच का काम है। उसके मिस्टेक्स को उसको समझाना इस प्रकार की वो बुरा भी नहीं माने पर मान भी जाए। अगर सभी लोग उसकी गलतियों को बोलते रहेंगे तो मैंने बोला बिलीफ सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। जिसको वो कार्य करना चाहिए वही करे। जो भी उसकी लाइफ का आप मानोगे मेंटर या गाइड है, वो पिताजी हो, माताजी हो, या टीचर हो, या मेंटर हो, जिस व्यक्ति को आप मानते हो कि ये हमारे बच्चे गाइड है, तो गाइड को ही एक अधिकार होना चाहिए जो उस बच्चे को रेक्टिफाई कर सके, डिस्कस कर सके, काउंसलिंग कर सके, और उसकी मिस्टेक्स को ओवरकम करने में उसको मदद कर सके। तब जाके उसकी गाड़ी बराबर चलेगी। एक जन उसकी मिस्टेक के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल मजा नहीं आएगा, डिप्रेशन में जाएगा, राइट। तो ये छोटे छोटे बातें हमने की है, सिंपल। 3 लोगों का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। कोच का योगदान ये भी है कि उस बच्चे की मानसिकता को बनाए, उसकी डिसिप्लिन को बनाए, हर चीज। कोच वो है जिसको हम पुराने जमाने में गुरु बोलते थे, गुरुदेवो भव। क्यों? गुरु साक्षात परब्रह्म। क्यों? क्योंकि उस स्टूडेंट का, शिष्य का वो पूरा चरित्र को निर्माण करता है, उसके स्किल सेट और माइंड सेट दोनों के ऊपर काम करने वाला कोच है। तो हमारे मेंटोर से विनती है कि ऐसे कोचेस बने, मेंटरिंग सूट के हम क्या बन जाए, कोच बने। मैं रिसेंटली मेंटर मीटिंग में उनको बोल रहा था कि आपको जो है ना, आपके सभी मेंटीज के नाम जो मतलब जिन आपके अंदर है, उनके लिए हर दिन जब जब आप भगवान के सामने जाते हो, उन सबका नाम लेके प्रार्थना करना चाहिए। थोड़ा ज्यादा हो गया, पर मैं ऐसे ही करता हूं। मेरे कुछ बच्चे जिन्हें मैं मेंटी करता सालों से, और मैंने देखा बहुत वर्क करता है, बिकॉज मुझे पता है कुछ चीजें मेरे हाथ में भी नहीं है। मैं भी अपना कर्म ही कर सकता हूं, पर फल देने वाला कौन है? ऊपर वाला है। और प्रार्थनाओं के अंदर बहुत शक्ति होती है। मुझे नहीं पता मैंने कौन से बैच को ये सेशन दिया था, 11th का, 10th का। मैंने ब्लेसिंग्स के ऊपर सेशन दिया था कि एवरी डे स्टूडेंट शुड टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ देयर पेरेंट्स। और ब्लेसिंग के मतलब सिर्फ पैर पड़ना होता है तो फॉर्मेलिटी हो गई। ब्लेसिंग का अर्थ होता है जब हम किसी को प्रसन्न करते हैं अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से। जब किसी को हम प्रसन्न करते हैं तो वो व्यक्ति प्रसन्नता से भगवान के सामने जाके हमारे लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, हे भगवान इसका भला हो जाए,
इसको बोलते हैं ब्लेसिंग। ब्लेसिंग इज नॉट आयुष्मान भव, ऐसे हाथ दिला के ब्लेसिंग होता नहीं, वो दिल से आना चाहिए। और दिल से कब आएगा? जब हमारा बिहेवियर वैसा होगा, है ना। ऐसा नहीं है, मैंने बोला बच्चों को हर दिन पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स लो, है ना, माता पिता गुरु बहुत महत्वपूर्ण, ब्लेसिंग से आप आगे बढ़ोगे। तो हमारे एक बच्चे ने क्या किया, क्या नाम है आपका? अनुष्का ने क्या किया, मम्मी को, ए मम्मी देती की नहीं ब्लेसिंग, हर दिन देने का, समझी क्या? मैं तो तलाश। आपको लगता है ऐसे ब्लेसिंग काम करेंगे? ब्लेसिंग कोई डर से, मजबूरी से, है ना, जबरदस्ती होता नहीं है। हमारे व्यवहार से हमें उन्हें प्रसन्न करना होता है। हमारे एक्शंस और एंडेवर देख के वो सोचते हैं ये बच्चा डिजर्व करता है, वी शुड प्रे फॉर हिम, ये सिंसियर है। जब टीचर को मेंटर लगता है ये बच्चे इतना सिंसियर, इतना एफर्ट डाल रहा है, तो हृदय से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब अच्छा हो, वो इतना एफर्ट डाल रहा है। एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि हमें हर दिन प्रार्थना करना चाहिए ऊपर वाले से, बिकॉज फल उसके हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। उसकी इच्छा हो तो फल जरूर मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। मूव अहेड। अब इससे पहले बैक चाहिए, आप बैक चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये डिस्प्ले खत्म हो गया, छोटी सी एक्टिविटी है, फिर कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे। उसके लिए सबको शीट्स पास किया आपने? वॉलंटियर्स, where are the volunteers? Can you please be visible to me? Yeah, all the volunteers can come across different tables in between. आप आ जाइए, और हर एक टेबल के ऊपर आपको शीट्स मिले हैं क्या, पेपर और पेन? ऐसा कोई टेबल है जहां नहीं मिला आपको? यस, जहां नहीं मिले प्लीज उनको प्रोवाइड करें पेरेंट्स को। यहाँ आगे आगे आगे। तो हर टेबल पे 4 5 6 लोग बैठे हैं आप, तो आपको जो है कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कैन यू डिस्कस क्वेश्चंस हियर? तो 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चर्चा आपको करना है। पहला प्रश्न ये है की सांदीपनी अकॅडमी बद्दल लोकांचा सर्वात चांगला बाब कोणता? सांदीपनी अकॅडमी के बारे में आप क्या सोचते हैं, या जो लोग हैं आपके मित्रगण, आजू बाजू वाले, है ना, ऐसे कौन सी 3 चीजें सांदीपनी में जो अच्छी बातें हैं? आपको लगता है सर 1 2 3 ये 3 चीज जो यहाँ पे हो रहा है ना, बहुत बढ़िया है, ये होता रहना चाहिए, ये बंद करना नहीं चाहिए, ये हमेशा होना चाहिए। ऐसे 3 बातें क्या है? बहुत सारी बातें होंगी, अनगिनत बातें होंगी, पर सब लिखना नहीं है। आपको सिर्फ 3 महत्वपूर्ण बातों को लिखना है, डिस्कस करके। रुकिए, अभी मत लिखिए, पहले सुन लीजिए, आपको डिस्कस करना है। ये पहला प्रश्न है। 3 मिनट के टाइम में आपकी पूरी ग्रुप डिस्कस करेगी और कोई 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को सामने लाएंगे और ग्रुप लीडर जो है उन 3 पॉइंट को लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 डाल के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आपको क्या लगता है, फिलहाल आपका एक्सपीरियंस है ना, आप सब ऑलमोस्ट 6 7 8 मंथ से हमारे साथ सांदीपनी परिवार जुड़े हुए हो, तो आपको क्या लगता है सर ये वाली चीज है सांदीपनी की, यहाँ पे इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है? आप ये देखिए अप टू द मार्क नहीं है, इन चीजों में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। अगर ये चीजों में इंप्रूवमेंट हुआ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा बच्चों के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप 1 2 3 ये 3 एरियाज में इंप्रूवमेंट करिए, बिकॉज हमें ये दिक्कतें आ रही है। जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो सांदीपनी में, और जहां आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, उन चीजों के बारे में लिखिए ताकि मुझे मालूम चले वो क्या है। क्योंकि अक्सर बातें ऊपर तक पहुंचती नहीं है, नीचे ही खत्म हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप लिखे, हम समझे और उसके ऊपर हम एक्ट करें। अगले मीटिंग से पहले वो सबको सॉल्व करना मेरा कार्य है। तो 3 पॉइंट आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है वही लिखना है। और तीसरा है व्हाट न्यू सर्विसेज यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब अभी जो हम सेवाएं आपको प्रदान कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नया, ये चीज ऑलरेडी आपके पास है, आप दे रहे हो, ये बहुत बढ़िया है, यहाँ थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, पर कुछ ऐसा है जो है ही नहीं हमारे पास। और आपको सर ऐसा कुछ आपने नया किया ना, कुछ न्यू आइडिया, कुछ नए सेवाएं, सर आप ये ऐड कर सकते क्या, ये ऐड कर सकते क्या, ये ऐड कर सकते हो क्या? बिकॉज इन चीजों को ऐड करने से हमारे बच्चों का और अच्छा हो जाएगा, पढ़ाई और बेहतर हो जाएगा, परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगा।
ऐसा कुछ आपके दिमाग में आइडियाज रहेंगे जो फिलहाल सांदीपनि में नहीं हो रहा है और उसकी इंप्लीमेंट करें वो अच्छा हो सकता है। ऐसे कोई 3 बातों को चर्चा करना है आपको और 3 पॉइंट्स को आपको लिखना है ताकि हम अगले 3 महीनों में उन चीजों को भी इंप्लीमेंटेशन में जो जो पॉसिबल है, जो आपकी बेस्ट आइडिया उसको इंप्लीमेंट करने में कोशिश कर सकते हैं। और चौथा है पेरेंट इंस्टीट्यूट कोलैबोरेशन की बात चल रही है। जैसे अभी आपको ये सत्र में आपको हमने एकदम ओपन कर दिया है, मेरे ख्याल से पहली बार ही हो रहा होगा जहां पे इतना ओपनली पेरेंट्स के फीडबैक को ले रहे हैं। जहां कोई बोलता है कि आप नेगेटिव फीडबैक लिख के दे दो, आप डिस्कस करो, इससे पहले शायद किसी ने किया नहीं होगा। बिकॉज जनरली बहुत सारी कोचिंग का इतने प्रोफेशनल रखते हैं ताकि कोई लोग कुछ बोल ही नहीं सके, जाओ आओ कुछ बोलने की हिम्मत किसी को नहीं है। पर हम चाहते हैं कि हम जाने, आप बस आपको अधिक पता है, मैं अंदर हूं, मुझे लग रहा है सब बराबर चल रहा है, पर जो बाहर से देख रहा है, उसका एक्सपीरियंस ले रहा है, उसको समझते नहीं यार ये कमी है, ये बराबर नहीं है। तो अगर आप जो फीडबैक देंगे उसके आधार पर मैं और इसे बेहतर सर्विस में कन्वर्ट कर सकता हूं। दिस इज पेरेंट इंस्टीट्यूट कोलैबोरेशन, जहां पे आप एक खुले सत्र में अपने ओपिनियन को रख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर हमारा यही प्लान है, 3-4 महीने में ऐसे प्लेटफॉर्म डिजाइन करने वाले हैं जहां पे पेरेंट्स एनी टाइम अपनी बात को रख सकते, पेरेंट्स मीटिंग में नहीं, एनी टाइम एनी डे। फॉर एग्जांपल अभी आप आए, हमारे कोई मेंटर से आपने बात किया या फिर कोई सेल्स टीम से बात किया, कोऑर्डिनेटर से बात किया, 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। बार-बार जा रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है। हो सकता है कि वो बात यहाँ तक आई नहीं रहा, ऊपर तक जहां पे आपने बताया वहीं की बात रह गई, तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ। तो आपको क्या लगेगा, अरे यार सांदीपनि में ऐसा कुछ होता ही नहीं, फायदा ही नहीं है बोल के। तो कहीं ना कहीं ये संभावना है, बिकॉज रिसेंटली ये आइडिया का मेरा कारण इसलिए बिकॉज 2-3 कंपनी से मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब हुआ था। कस्टमर पिछले कुछ महीनों में ऐसे कस्टमर कुछ कंपनी से मुझे बहुत दिक्कत आई और मैं किसके पास मैंने लास्ट में बहुत ऊपर तक पहुंचने बहुत मगजमारी करना पड़ा अपने मुद्दे को रखने के लिए, सॉल्व करने के लिए, वो छोड़ता नहीं हूं मैं। फिर मैं समझा कि जो दिक्कत मुझे एज ए कस्टमर आ रही है, हो सकता है कि वही दिक्कत मेरे पेरेंट को एज ए कस्टमर मेरे बिजनेस में आ रहा होगा, कि बहुत सारी बातें नीचे ही रह जा रही होंगी, मुझ तक पहुंच ही नहीं रहा होगा और उनको लगता होगा यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होता ही नहीं। इसीलिए इस सत्र को हम ओपन करने वाले हैं, जहां पे आप ओपनली अगर कोई भी इश्यू आप यहाँ पे लेके आते हैं, कोई दिक्कत है बच्चे रिलेटेड, कुछ रिलेटेड, एकेडमिक्स की वजह से, मैनेजमेंट रिलेटेड, फी रिलेटेड, एनीथिंग, अगर यहाँ पे सॉल्व हायरार्की में नहीं हो रहा है, आपने कोशिश की 1 वीक 2 वीक, तो आप डायरेक्टली मुझ तक आके डिस्कस कर सकते हैं। फिर हम फेस टू फेस बात करेंगे प्रॉब्लम को और अगले 3 दिन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऐसे प्लेटफॉर्म को हम डिजाइन कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली पेरेंट इंस्टीट्यूट कोलैब के साथ हम क्या बेहतर कर सकते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपको कोई बेहतर सजेशंस है, आपके बहुत सारे आइडियाज है, बिकॉज हमारे इतने सारे पेरेंट हैं, मैं बहुत लोग जानता भी नहीं हूँ, आप में से ही बहुत लोग बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग एजुकेशन सेक्टर में बहुत साल से कार्य कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे, आपको मेडिकल सेक्टर के हैं, अलग अलग सेक्टर से आप हैं, आपको इतने सारे वैल्यूबल वैल्यूज ऐड करने के लिए, तो आपसे हम वो सब डिस्कस कर सकते हैं और आपके आइडियाज से भी कुछ चीजें हमको मिलेगी वैल्यूज, और उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। आप भी हमको मदद कर सकते हैं इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने में और बच्चों का रिजल्ट और बेहतर बनाने में। दैट इज द 4th वन। अगर ऐसा कुछ आइडिया आपके पास है कि सर पेरेंट इंस्टीट्यूट मिलके हम ऐसा कुछ कर सकते हैं XYZ, कुछ आइडिया आपके दिमाग में आता है तो भी आप लिख दीजिए, ऐसा कुछ क्या अच्छा रहेगा, इससे और बेहतर हो सकता है, वो 4th पॉइंट। इज इट क्लियर? मैंने इतना चिल्लाने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हमारे वॉलंटियर्स वहां पे खड़े हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो। त्या तुम्हाला मराठी मध्ये सांगेल। ओके ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी इज फॉर द नेक्स्ट 12 मिनट्स। 12 मिनट में आपको ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपका समय शुरू होता है अब। शुरू करो।
टाइम इज अप और एक्स्ट्रा 1.5 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है बोनस। तो सभी पेरेंट्स प्लीज सबमिट कर दीजिए उन शीट्स को। शीट्स कैन टेकन बैक प्लीज। आई मूव अहेड विद स्मॉल अनाउंसमेंट। उसके बाद एक एक्सेलेंट परफॉर्मेंस हमारे बच्चों ने इस बिकॉज स्टेज का मौका मिला है तो बच्चे ने मौका छोड़ा नहीं। बोले हम नाच के अपना एनर्जी दिखाने वाले हैं। तो एक डांस ग्रुप यहाँ पे आने वाला है, उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हो जाए। अनाउंसमेंट से पहले बिकॉज मैं फिलॉसफी में जानता हूँ इतना हलचल है यहाँ पे, कंसंट्रेशन बनने वाला नहीं है, इसीलिए इससे पहले कि मैं अनाउंसमेंट्स करूं हम 1 मिनट का मौन धारण करते हैं। 1 मिनट का मौन धारण करते हैं सभी एक साथ। मैं 1 2 3 स्टार्ट बोलूंगा, सबको एकदम शांत बैठना है और फिर मैं ऑब्जर्व करूंगा मेरे शांत बोलने के बाद कोई बात कर रहा है तो उनको हम स्टेज ही बुलाएंगे और उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। 1 2 3 शांत। आप दोनों स्टेज पे आइए। सॉरी सर। ओके, ऐसा ही शांतता बनाए रखिए। शांतता बनाए रखिए। पिन ड्रॉप साइलेंस हियर। वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अगेन फॉर द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स। तो SPL 2 इससे पहले SPL सीजन 1 मैं आपको देखा था, हमने अवार्ड सिस्टम यहाँ पे किया था, पर उस टाइम ऐसे पेरेंट्स अवेलेबल नहीं थे। अब वापस 2024 में SPL सांदीपनि प्रीमियर लीग सीजन 2 में जिसमें सिर्फ और सिर्फ 11th के बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं और साथ में नीट के रिपीटर के बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 12th के बच्चे नहीं रहेंगे बिकॉज 12th के बच्चों का अभी एग्जाम आ गया है इस जैन में, नेक्स्ट वीक तो दे नॉट पार्टिसिपेट। तो 11th एंड नीट रिपीटर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस SPL 2। इस SPL 2 थोड़ा अलग अंदाज में हमने बनाया है। SPL 2 में पहले SPL 1 जो हमने किया था वहां पे हमने बच्चों को ऑप्शन दिया था, जिनको पार्टिसिपेट करना है आप अपना ग्रुप का नाम, और कौन बोल रहा है, आपका ग्रुप का नाम दीजिए। इस बार ऑप्शन नहीं है, इस बार कंपल्शन है। हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करना ही करना है। देयर इज नो ऑप्शन। पहला नियम बनाया आपने कंपल्शन है, बिकॉज में क्या हो रहा है, ये सब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 दिन का इवेंट है, बाकी बच्चों को हम एंजॉय करेंगे। ये सब बेवकूफ बच्चे हैं, वो उधर लगे रहेंगे, हम मस्त एंजॉय करेंगे। मैं आपका एंजॉयमेंट सहन नहीं कर सकता। वहां चीख के मैं चिल्ला रहा हूं SPL में, आप मस्त एंजॉय करोगे, ऐसा कैसा हो सकता। इसलिए हमने बोला सबके लिए कंपल्शन। नियम 1। नियम नंबर 2 हमने ये बनाया है 30 दिन का प्लान होगा। पहले क्या था, हमने सिलेबस दिया और बोला इस सिलेबस के ऊपर SPL होने वाला है, आप तैयारी करके आ जाइए। पर अभी ऐसा नहीं होगा। अब मैंने सिलेबस खुद ही डिजाइन कर रहा हूं, है ना। और सिलेबस हम ऐसा डिजाइन कर रहे हैं बिकॉज अभी 11th का ऑलमोस्ट एंडिंग फेज में, क्लाइमैक्स पे जा रहे हैं। तो अब तक जितना भी सिलेबस हुआ है वो पूरे सिलेबस में से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो उनको अनिवार्य है जानना 11th खत्म होने से पहले, वो कैरी करना है। वो टॉपिक्स जो है वो सब चुन के सब चैप्टर्स के हम टॉपिक्स निकाल रहे हैं। 20 टॉपिक्स, 25 टॉपिक्स फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड फ्रॉम PCMB, एंड वो सब टॉपिक्स से सिलेबस हम देंगे और 30 दिन का मैं प्लान दूंगा। व्हाट टू डू बताऊंगा, क्या करना है, और ये भी बताऊंगा कैसे करना है, हाउ टू डू। अगले 30 दिन में आपको ये सिलेबस की तैयारी किस प्रकार से करना है ताकि 30 दिन में आपका तैयारी पूरा हो जाए।
पूरी 11th का रिवीजन हो जाए। बिकॉज क्या करना है बोलूंगा तो टेंशन नहीं कैसे करना है, वो सोच सोच करते ही नहीं है। अरे बाप रे, इतना सब कुछ कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, करते एक में बीत जाता है और कुछ होता नहीं। ये लोग करते कुछ नहीं, सोचते बहुत है। तो हमने बोला इस बार हम क्या करना है ये भी बताएंगे और कैसे करना है ये भी बताएंगे, उनका प्रॉपर प्लान बना के देंगे क्लास में, इस तरीके से करना है। और उसके बाद अब वो उतने बोलने के बाद करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके लिए हमने एक मॉडल बनाया है, कोच कोची कोची कोच। कोच चीची नहीं बोल रहा, कोच कोची कोची कोच। अरे क्रिकेट में अगर कोच हो सकता है, फुटबॉल के लिए कोच हो सकता है, तो हमने बोला हमारे एसपीएल के लिए भी कोच होना चाहिए। एसपीएल की टीम्स मैंने खुद ही बनाया, क्लास में बन चुके हैं, है ना। और टीम्स भी अनफेयर नहीं है, एकदम फेयर तरीके से सिस्टमैटिकली मैंने बनाया है, जिसके अंदर हर एक प्रकार के लोग हैं। हम क्लास में गए, बोले बताइए कितने बच्चों को नीट की क्लास है, ऐसा ही हुआ ना, कितने बच्चों को 350 के ऊपर मिल रहे हैं। 4 लोग खड़े हो गए मान, तो ये 4 टीम है, टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4। कितने बच्चों को 200 ऊपर मिला है, 8 लोग खड़े हो गए, आप 2 वहां पे, आप 2 यहाँ पे, आप 2 यहाँ पे, आप 2 यहाँ पे। जितना हो सके उतना बेस्ट टीम को फेयर रखने के लिए हमने उस प्रकार सिस्टमैटिकली एक तरीके से बनाया है, ताकि हर एक टीम में हर एक प्रकार का मेंबर हो। और टीम वर्क कैसे करना है यही मैंने बच्चों को बताया है। टीम स्पिरिट कैसे होगा, टीम वर्क कैसे होगा, इंडिविजुअली कैसे करना है, ये हो चुका है क्लास के अंदर, या रिपीट नहीं करेंगे। तो इन बच्चों को करवाने के लिए हमने कोचेस बनाए। तो हमने कल शनिवार को टीचर मीटिंग के अंदर हमने 6 कोचेस को नियुक्त किए, राइट। तो वी हैव 6 कोचेस जो ये टीम्स को गाइड करेंगे। तो हर एक कोच के अंदर 3-3 लोग रखा है। अब ये भी क्वेश्चन उठेगा कि आजकल ये कुछ भी करेंगे ना ऑब्जेक्शन आता है, ये अनफेयर है, ये पार्शियलिटी है, ये बहुत कॉमन हो गया है। तो पर डर लगता है, कुछ भी करूं कहां से क्या ऑब्जेक्शन आ जाए। तो हमने ये काम करते कोच भी डिवाइड करूंगा, तो कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, स्पेशली नीट वाले, उससे भी लड़कियां स्पेशल है हमारी क्लास की, हर बात के लिए ऑब्जेक्शन है। कभी कभी लगता है डॉक्टर नहीं, इनको लॉयर बनना चाहिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर बोलने के लिए, मतलब ऐसा है अभी क्या करें। तो इसीलिए हमने क्या किया, कोचेस बनाए। तो सब यहीं पे हैं सारे कोचेस। हमने सारे टीम्स की चिट्स बनाए और टीम की चिट्स को हमने रख दिया, और जिस कोच को जो चिट मिला वो उसकी टीम है। अब हमने डिसाइड नहीं किया, ऊपर वाले ने डिसाइड किया। अब जो भी कंप्लेंट होगा उनसे ही करिए, मेरे पास मत आइए। अब जो नसीब में आपको मिला है वही आपका कोच है और वही उनका टीम है। और इस बार हमने सिर्फ टीम्स के लिए कंपटीशन नहीं रखा है, कोचेस का भी कंपटीशन रखा है। जिस कोच का टीम जीतेगा उस कोच को 5000 रुपीज का कैश प्राइज मिलेगा। अब बताइए कोच करेगा नहीं करेगा? अब तो भाई करेगा ही करेगा, अब तो भाई करेगा। मेरी टीम को जीतना ही जीतना है, मेरी टीम को जिताना है। तो अपनी टीम को लेके बैठेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, ये पढ़ना ही चाहिए, पढ़ाई होना ही चाहिए, पीछे पढ़कर कराएंगे। इसलिए हमने कोचेस बनाए हैं, कोचेस के लिए प्राइजेस रखे हैं और बेस्ट कोच अवार्ड भी हमने रखा है टीम के साथ साथ कोच के लिए। ये इस बार का एसपीएल है। इस बार एसपीएल इस प्रकार होगा, अगले 30 दिन का हमारा प्लान है। तो 30 डेज के बाद एसपीएल शुरुआत होगा। 30 डेज के अंदर हम चाहते हैं कि हर एक बच्चे का जो सिलेबस पीछे का पेंडिंग बैकलॉग्स को क्लियर होना चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर होना चाहिए। अब ये वो अकेले नहीं करेंगे, उनके साथ सारे कोचेस भी है, उनके टीम मेंबर्स है कुछ करने के, टीम जीतने के लिए, और हम भी, हम सब मिलकर ये 30 डेज प्लान को अचीव करेंगे। ऐसा हमने इस बार का एसपीएल को प्लान किया है। अगर आपको हमारा प्लान अच्छा लगा तो क्यों शांत बैठे? दैट इज एसपीएल 2 सीजन 2 इस प्रकार से होने वाला है। कैन मूव अहेड? और कुछ है?
बाकी हम जानते हैं हमारा डिफरेंट सिस्टम भी यहाँ पे चल रहा है संदीपनी के अंदर। यहाँ मेंटोर सिस्टम है, यहाँ पे मेंटोर्स भी बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत सारे गेमिफिकेशन किया है। आई नो है ना, आपको 21 डेज प्लान दिए हैं बच्चों को प्लान पूरा करने के लिए, और बहुत सारे बच्चे फॉलो भी कर रहे हैं। बहुत ये सब एक्टिविटीज सामने चल रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ये सब चीजें बहुत आप जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा मंथली अवार्ड सिस्टम भी राहुल सर ने स्टार्ट किया है एज एकेडमिक हेड, राइजिंग स्टार अवार्ड्स, बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड, ताकि उनका एनकरेजमेंट मिले। मैंने कहा व्हाटएवर इज अप्रिशिएटेड इट इज रिपीटेड। ये उभरता हुआ स्टार है, मतलब अभी करने लगा है तो राइजिंग स्टार। ये बच्चा बहुत सिंसियर है क्लास में, भले रिजल्ट आए नहीं अलग बात, सिंसियर है, सिंसियर स्टूडेंट अवार्ड। तो इस प्रकार अवार्ड सिस्टम भी हमने बनाया है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट हमारे लेवल से कि बच्चों के अंदर मोटिवेशन बरकरार रहे और वो करते रहे। हमारा प्रयास इस प्रकार चल रहा है। बस थोड़ा रिपोर्ट था आपके लिए। उसके अलावा मैं भी कुछ दिन से, बहुत दिन से भी नहीं, कुछ दिन से है ना, मेरे ख्याल से 1 मंथ बच्चों को पता है मैंने सेशन लेना शुरू किया है इन स्मॉल ग्रुप। अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को हम बुला रहे हैं, उनके साथ ऑडिटोरियम बैठ के सेशन ले रहा हूँ। उनकी डिफिकल्टी सॉल्व करने के लिए हमने 4 बच्चों को ले रहे हैं। व्हाट इज द डिफिकल्टी नाम है ना, किसके क्या ऐसे दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपका स्कोर नहीं आ पा रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, वो नोट करके दे रहे हैं। उसके हिसाब से 4 स्टूडेंट्स का हर दिन 1 घंटे सेशन में ले रहा हूँ। उसके अलावा जिन बच्चों का रिसेंटली हमें लिया था, जिन बच्चों का स्कोर कम आ रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, उन बच्चों में से लास्ट सेशन था राइट, बिलो 100 एंड बिलो 300। जेई में 100 के नीचे वालों का और नीट में बिलो 300 वाले बच्चों का, उनका भी सेशन हो गया। नर्सर का और नीट का, ब्लॉसम का बचा हुआ है, ब्लॉसम का होने वाला है कल परसों। तो हर एक कैटेगरी के बच्चों को, जो अच्छे पढ़ रहे हैं उनका अलग, जो बीच वाली कैटेगरी है मेहनत कर रही पर हो नहीं उनका अलग, है ना, एवरी कैटेगरी का हो ही नहीं रहा उनका अलग। ऐसे करके हम एफर्ट्स डाल रहे हैं हमारी ओर से, हर एक को अपनी ओर से बेस्ट गाइडेंस देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। मेरे पर्सनल साइड से, मेरे मेंटोर्स की ओर से, टीचर्स की ओर से, ये हमारे एफर्ट्स का रिपोर्ट है एज ए पेरेंट आप सभी को, जो हम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के अंदर। यहाँ मैं रुकता हूँ, थैंक यू वेरी मच। आगे हमारे बच्चों को बहुत परफॉर्मेंस का